ठीक है, सर चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 2 वेरिएंट मिले ना सर कोविड-19 के। हाँ सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 1। सर कोविड-21 निकल रहा ना। निकलने देना, कोविड-21 निकले, 22 निकले, 25 निकले, पूरी लाइफ इसी में चले जाए कोविड ही कोविड में, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ठीक है, सो पेज नंबर 1 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पावर को लेके। ठीक है, पावर। पावर, ठीक है ना? पावर का मतलब क्या था? एनर्जी स्पेंड टू डू वर्क। एनर्जी स्पेंड टू डू वर्क या वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो मैथमेटिकल हो गई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हम जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे थे, भाई उसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी हमको, है ना? तो पावर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है इसकी कहानी पावर की। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी पावर को, है ना? इस पे हम आते हैं अभी। पावर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? तो सर इस, हाँ सर बोलो। वर्क कंप्लीट हो गई क्या? उसी का टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है उसी पे वर्क, है ना? तो पावर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए अपन एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक ये एक आप बिल्डिंग समझ लो या कुछ समझ लो, ठीक है? सपोज दिस इज एनी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, सपोज इट इज h इक्वल्स टू 15 मीटर, इसकी हाइट है ना? और यहाँ पे 3 पर्सन है, देयर आर 3 पर्सन, तीनों के मास आप इक्वल ले लो, A, B एंड C, और तीनों के सिर पे हमने कुछ वजन रख दिए, मान ले 5-5 केजी का। कुली। तो M पुली नंबर 1। 5 केजी, और तीनों अपने काम को T इक्वल्स टू 0 से चालू करते, ठीक है? और कहाँ पे पहुंच रहे ये T इक्वल्स टू 0 से वर्क स्टार्ट करके टॉप पे पहुंच रहे हैं। तो A और फिर B एंड देन C, A को कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट का टाइम लगा। B को कितना टाइम लगा? यहाँ पे 3 मिनट का टाइम लगा। और C को कितना टाइम लगा? अगेन इट इज 3 मिनट। बट जो C के सिर पे है ना, देख M1 और ये 10 केजी का है, ये 5 केजी का है, और ये 5 केजी का है। मतलब A और B ने सेम लोड रखा हुआ है, और C ने लोड ज्यादा रखा हुआ है, दैट इज 10 केजी। और जब इसने यहाँ से स्टार्ट किए लोड को यहाँ तक भेजना है, मतलब बॉक्स को उठा के बिल्डिंग की छत पे ले जाना है, तो A ने 2 मिनट लिया, B ने 3 मिनट लिया, C ने भी 3 मिनट लिया, ठीक है? तो किसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में ज्यादा वर्क किया, या ज्यादा बढ़िया कौन है? अगर आपको हायर करना हो इनमें से, तो आप किसको हायर करोगे? ठीक है, अगर काम करवाने के लिए आपको हायर करना है इनमें से, तो आप किसको हायर करोगे? यहाँ पे ए वाले को। ए वाले को। क्यों? कम टाइम लिया सर उसने। लेकिन बेटा C ने 10 केजी का वेट भी तो उठा के ले जा रहा है। तो अगर A और B को कंपेयर करना है, अगर आप A और B को कंपेयर करोगे, तो ऑफ कोर्स आप A को डिसाइड करोगे, A को लोगे, हायर करोगे, है ना? लेकिन अगर आप तीनों को देख रहे हो यहाँ पे, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भाई B तो ठीक है, B को तो आप हटा ही दोगे, अब A और C के बारे में सोचोगे। तो A ने टाइम 2 मिनट लिया, C ने 3 मिनट लिया, बट ही इज लिफ्टिंग द वेट ऑफ 5 केजी एंड C इज लिफ्टिंग द वेट ऑफ 10 केजी। तो फिर अब डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे कि यार अब किसको ले। तो ये सब डिसाइड करने के लिए यहाँ पे अब हमें पर यूनिट टाइम कौन कितना वर्क कर रहा है ये देखना है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट द बॉक्स बाय ABC, ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नाउ वर्क डन अगेंस्ट
ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट द बॉक्स बाय ए, बी एंड सी। किसने ज्यादा वर्क किया और किसने कम वर्क किया? तो अगर हम वर्क डन का कैलकुलेशन करें, यहाँ पे वर्क डन बाय ए ने कितना वर्क किया बेटा? वर्क डन बाय ए इट इज प्लस एम मतलब कितना? 5 kg इंटू जी इंटू एच, एंड वर्क डन बाय बी अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए मैंने प्लस 5 mgh लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे से ऊपर माइनस mgh होता है, लेकिन हम इन पर्सन के लिए वर्क डन देख रहे हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिया। सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलते तो माइनस mgh आता, अगेंस्ट बोल रहे तो हु इज डूइंग द वर्क? दे आर डूइंग द वर्क, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क कर रहा है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो B के लिए वर्क डन कितना है? इट इज अगेन 5 kg इंटू GH, और वर्क डन बाय C अगेंस्ट ग्रेविटी इट इज 10 kg इंटू GH। समझ गए? तो इसमें देखो A और B ने तो सेम वर्क किया, लेकिन C ने डबल वर्क किया दोनों से ग्रेविटी के अगेंस्ट में। समझ गया ना? C ने डबल वर्क किया ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में। अरे समझ गया कि नहीं? सी ने डबल वर्क किया ना बेटा, ए और बी ने सेम वर्क किए, बट सी ने डबल वर्क किया ना यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में। यस सर। तो अब कैसे डिसाइड करोगे? लेकिन ए ने टाइम कम लिया, बी ने टाइम ज्यादा लिया, सी ने टाइम, बी और सी ने टाइम बराबर लिया है, तो अब कैसे डिसाइड करोगे अगर आपको हायर करना है यहाँ पे? तो अब हम यहाँ पे एक और टर्म कैलकुलेट करते हैं। नाउ रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो मैं जिसको पावर बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, पावर जनरेटेड बाय ए, सो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय टी, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया यहाँ पे? 5gh अपॉन 2 मिनट, सो इट इज 2.5 gh पर मिनट। ये इसका एक टर्म मैंने डिफाइन किया कि भाई वर्क और टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो वर्क और टाइम को हमने डिवाइड किया तो इसके लिए 2.5 gh आ गया, एंड बाय बी के लिए अगर आप करोगे तो दिस इज wb अपॉन टी। ठीक है, तो ये टर्म कितना आ गया यहाँ पे? दिस इज अगेन 5gh अपॉन 3 मिनट, इट इज 1.67 gh पर मिनट, एंड नाउ बाय सी के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो w by c अपॉन dc, दिस इज td, दिस इज ta, so it is 10 gh upon 3 minute, so it is 3.3 gh पर मिनट। तो अब ये एक ऐसी क्वांटिटी आ गई जिसमें हमने वर्क और टाइम का रेशियो यहाँ पे ले लिया। तो वर्क और टाइम का रेशियो इसने 2.5 gh पर मिनट ये वर्क कर रहा है, ये 1.67 gh पर मिनट वर्क कर रहा है, और ये 3.3 gh पर मिनट वर्क कर रहा है। अगर आपके पास मान लो 1 घंटे या 2 घंटे का काम है, तो ज्यादा लोड कौन उठा के लेके जाएगा? यहां से ज्यादा लोड कौन अपलिफ्ट कर देगा ऊपर तक? तो सी विल डू, मतलब जो सी है ना ये जल्दी वर्क कर देगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पावर है 3.3 gh पर मिनट ये ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। तो आप डिसाइड किसको करोगे? आप लोगे किसको वेज पे? आप सी को लोगे काम करने के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा वर्क कर देगा यहाँ पे। तो एक इस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। तो ये ऐसा नहीं कि जब फिजिक्स आई उसके बाद ये जरूरत आई, ये तो जब फिजिक्स नहीं भी बनी थी उसके पहले भी ये कहानी चल रही थी, भाई वेजेस कैसे डिसाइड कर रहे होंगे लोगों के, कि भाई कौन काम जल्दी कर रहा है, कौन काम देर से कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो तरीका रहा होगा ना वेजेस डिसाइड करने का। इवन हमारे घरों में भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फैन की बात करें, टीवी या रेफ्रिजरेटर या फिर बल्ब की हम बात करें, तो सभी का जो पावर है वो अलग अलग होता है ना? अलग अलग होता है कि नहीं? तो कॉस्ट कैसे आप डिसाइड करोगे? तो फिर इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है पावर को डिफाइन करने की। तो अभी समझ गए कॉन्सेप्ट, पावर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि
किस रेट से वर्क हो रहा है या किस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है, वो एक फैक्टर है जिससे आप वेजेस डिसाइड करोगे, जिससे आप कॉस्ट डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पावर को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, और फिर बहुत सारी जगह पे फिर इसका यूज होने लगा, ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होने लगा, वेजेस के फॉर्म पे इनका यूज होने लगा, है ना। ये बात हुई कि नहीं, समझ गए कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड पावर। और पावर की जरूरत इसलिए पड़ी, तो जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे पावर को, कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रॉपर यूनिट में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आपने सीधा सीधा देख लिया 2.5 GH पर मिनट है ना। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर यूनिट, क्योंकि अलग अलग जगह पे कुछ और इसको समझा जा सकता है ना, लोग अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते थे। तो एक यूनिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए अब अपन इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, ताकि फिर हर जगह पे अपन इसको वैसा का वैसा ही पढ़े। क्लियर हो गया पावर कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए। हाँ, इसमें मैंने ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए जो वर्क डन है वो प्लस साइन में लिखा है। क्यों लिखा भैया? जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे से ऊपर ले जाने पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन क्यों डाला है बताओ? रेफरेंस लाइन। क्या ये ए वर्क कर रहा है, बी वर्क कर रहा है, सी वर्क कर रहा है, और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटी लिखा ना, ये अगेंस्ट ग्रेविटी। तो दीज आर द वर्क डन बाय पर्सन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए अपन ने यहाँ पे प्लस साइन डाला हुआ है, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी? अरे समझ गए? समझ गए नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नेक्स्ट अब हम इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं पावर को। Now this is page number 2. This is page number 2. ठीक है, पावर को डिफाइन करने के लिए। तो पावर को डिफाइन कैसे करोगे? पावर is defined as rate of doing work or rate of change of एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वर्क को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। और फिर यहाँ पे पावर को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो नाउ एवरेज पावर, एवरेज पावर कैसे निकालोगे आप? वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आप सिंपल से वर्ड में ऐसा लिखोगे एवरेज पावर के लिए, कितना वर्क हुआ, कितना टाइम लगा, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर एनर्जी, एनर्जी यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो यूनिट क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे पावर की यूनिट अगर देखोगे तो वर्क W डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर से? जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है? वाट के, जिसके लिए आप सिंबल क्या यूज करोगे? W सिंबल यूज करते हैं। वाट के लिए भी यूज W सिंबल करेंगे अपन, है ना, यूनिट। और वर्क के लिए भी अपन W सिंबल यूज करते, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो जूल पर सेकंड ये इसकी यूनिट है, SI यूनिट। अब 1 वाट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 1 वाट का मतलब कितना होता है? तो 1 वाट का मतलब इफ 1 जूल
ऑफ वर्क या एनर्जी इज इन 1 सेकेंड। 1 जूल वर्क या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या सप्लाई हो रही है ना, या यूज हो रही है 1 सेकेंड में, तो आप क्या बोलोगे वहां पे कितना पावर है? 1 वाट के बराबर पावर है। और एक और यूनिट होती है यहाँ पे वाट के अलावा, ये आपने सुना होगा 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। तो हॉर्स पावर भी बेटा ये ब्रिटिश यूनिट है, पुरानी यूनिट है पावर को मेजर करने की, हॉर्स पावर। ठीक है, समझ गए? तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के इक्वल होता है। याद रखोगे इसको, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। ठीक है। एंड दूसरा है फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं PINST, या सिंपल P से हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब dW अपॉन dt या dE अपॉन dt। लेकिन आपको पता ना dW किसके इक्वल होता है? dW इज इक्वल टू F डॉट ds डिवाइडेड बाय dt। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? F डॉट ds अपॉन dt। तो F डॉट ds अपॉन dt मतलब वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर आप सीधा सीधा याद रखो, इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होता है? F डॉट v के इक्वल होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे जब हम अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो और आपको क्लियरिटी आएगी कैलकुलेशन में। देखो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग सकते हैं, तो हर एक फोर्स कितना पावर जनरेट कर रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, हर एक फोर्स के कारण कितना पावर आ रहा है, या नेट फोर्स देख रहे हो तो नेट पावर कितना आ रहा है, तो ये भी आप कैलकुलेट करोगे। जैसे वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स अलग अलग वर्क करते हैं, तो सभी फोर्सेस के लिए जो वर्क डन आएगा वो अलग अलग अगर है, तो पावर भी अलग अलग आपका कैलकुलेशन में आएगा, और आप नेट पावर भी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। जैसे हमने जिस तरह से आप वर्क डन का कैलकुलेशन करते हो, बस टाइम से डिवाइड करोगे तो वो पावर निकलेगा। तो जिस फोर्स के लिए वर्क डन आप कर रहे हैं उस फोर्स के लिए वो पावर मेजर होके आएगा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। यहाँ पे पावर का मतलब आपको अब थोड़ा और ज्यादा सोचना है। अभी आपने 9th क्लास में जो पावर पढ़े थे वहां पे सिर्फ वर्क डन अपॉन टाइम आप कर रहे थे, क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फोर्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे। तो अब हम 11th स्टैंडर्ड में अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़े, अलग अलग फोर्सेस के वर्क डन पढ़े, तो पावर भी आपको अलग अलग फोर्सेस या अलग अलग वर्क डन के लिए निकालना होता है। समझ गए? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ये क्लियरिटी आएगी। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, डन सर, डन सर। देन पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन अब। सर एक मिनट, सर 1 मिनट देखने दो ना। हो गया सर? हो गया? सर बस। Now this is page number 3. देखो पेज नंबर 3, ग्राफ से भी आप कैलकुलेट करते हो, तो इंस्टेंटेनियस पावर भी आपने निकाल लिए। नाउ फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मान लो आपके पास में ग्राफ है किसके बीच में, वर्क डन विथ टाइम के साथ में ग्राफ है आपका,
या फिर एनर्जी और टाइम के साथ में अगर ग्राफ बना हुआ है, इधर पे आपने एनर्जी लिए और इधर पे टाइम टी लिए, ठीक है, और ये ग्राफ बना हुआ है, तो एनर्जी या टाइम का ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप से क्या पता चलेगा आपको, जैसे यहाँ पे थीटा या फिर ये इंस्टेंटेनियस पावर पता चलेगा अगर इस तरह से है ग्राफ, और नहीं तो फिर तो यहाँ पर भी जो स्लोप आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप बदलेगी, और अगर स्लोप बदलेगी तो फिर आपको इंस्टेंटेनियस पावर पता चलेगा, या फिर ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर तो थ्रू आउट एक जैसा पावर आएगा, अदरवाइज इंस्टेंटेनियस आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर की जो स्लोप है, सपोज इसको आप बाय एक्सिस ले लो, इसको एक्स एक्सिस अगर ले लें, तो स्लोप का मतलब यहाँ पे है आपका टेन थीटा, टेन थीटा मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है। तो इन ग्राफ की जो स्लोप है, वर्क और टाइम या फिर एनर्जी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, आप डीई अपॉन डी टी भी ले सकते हो, है ना, या डब्ल्यू अपॉन टी ले लो, या एनर्जी अपॉन टाइम ले लो। तो टेन थीटा मतलब स्लोप है यहाँ पे, और ये जो स्लोप होती है इससे क्या पता चलेगा आपको, पावर पता चलेगा। तो एनर्जी और टाइम ग्राफ या वर्क और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उससे क्या पता चलता है, पावर पता चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड पावर से आप एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक है, तो आप इसको नोट पे भी ध्यान रखो, पावर P इज इक्वल टू आइदर W अपॉन टी, तो फिर वर्क का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट पावर इंटू टी से कर सकते हो। एंड दूसरा, अगर मान लो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है, तो फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, अगर कांस्टेंट पावर नहीं है तो जो टोटल वर्क डन है आप इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करोगे। तो पावर से वर्क का कैलकुलेशन या एनर्जी से वर्क का कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी, अरे कोई एक डाउट, बार ये स्लोप 10 का बता दो ना क्या बेटा, सर, ये ग्राफ एक बार। हाँ ठीक है, देख वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है, याद है ना, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता था, वेलोसिटी, वैसे वर्क और टाइम की ग्राफ से क्या पता चलेगा आपको, पावर पता चलेगा, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर जो स्लोप है, ठीक है, वर्क और टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलेगा, पावर पता चलेगा, समझ गया। यस। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो और क्लियरिटी आ जाएगी कौन से। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, मिटा दो इसको। This is page number 4. ठीक है, पेज नंबर 4 देखो भैया, पेज नंबर 4 पे इस पे अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, फाइंड पावर एट गिवन इंस्टेंट। एंड जो सिचुएशन दी है वो ये दी है यहाँ पे कि एक ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का जो मास है इट इज 5 kg, ये एक स्ट्रिंग है, और ठीक है, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा ना नीचे, और टेंशन फोर्स किधर आएगा, ऊपर आएगा।
और मान लो इस मूवमेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो एक्सीलरेशन है a is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है, एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फाइंड पावर एट गिवन इंस्टेंट ये बोला है, बस इतना छोड़ दिया। इसका मतलब अब आपको क्या क्या सोचना है यहाँ पे कि भाई पावर अगर बोला तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन फोर्स भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, और इंस्टेंट बोला है। इंस्टेंट बोला मतलब आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, नेट फोर्स भी लग रहा है ना। तो किस फोर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो मैं यहाँ पे सभी के लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि पावर अकेला यहाँ पे या जो क्वेश्चन है ये किसके लिए पूछा है ये नहीं है ना कंप्लीट बात। अगर बोल देता फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर बाय वेट, या फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर बाय टेंशन फोर्स, या फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर बाय नेट फोर्स, क्लियर हो गया अभी कि नहीं। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, ये किसी इंस्टेंट की बात किया है, मतलब जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सीलरेशन भी है, तो जैसे जैसे ये और ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होते जाएगी एक्सीलरेशन होने के कारण, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बदलेंगी यहाँ पे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई टेंशन फोर्स कितना है, क्योंकि टेंशन फोर्स नहीं पता, mg तो ठीक है हमें पता है भाई यहाँ पे ये कितना जाएगा 5g, यहाँ से आप mg को कैलकुलेट कर लोगे। तो फाइंड द पावर एट गिवन इंस्टेंट, तो पावर का फार्मूला क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर f डॉट v, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला है आपके पास में, f डॉट v। f डॉट v मतलब f v cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का यूज कर दिए हमने यहाँ पे, ठीक है, f डॉट v, क्लियर हो गया अभी। तो अब आगे का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा। टेंशन फोर्स क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, बाकी डेटा गिवन है, तो बाकी डेटा से आपको टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे आप, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दोगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 5g, सो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास इज 5 इनटू 10, मास इज 5, एक्सीलरेशन इज 2, ये हो गया 50 और प्लस 10, तो व्हाट इज द टेंशन फोर्स, इट इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स कितना आ गया, 60 न्यूटन आ गया टेंशन फोर्स। समझ गया या नहीं, अरे समझ गए कि नहीं। यस सर। तो टेंशन फोर्स इज 60 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो इंस्टेंटेनियस पावर बाय टेंशन फोर्स, इंस्टेंटेनियस पावर बाय टेंशन फोर्स कितना जनरेट कर रहा है, तो फार्मूला लिखोगे T डॉट V, तो T डॉट V मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ T, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू cos 0, क्योंकि टेंशन फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो टेंशन फोर्स इज 60, वेलोसिटी इज 4, cos 0 1, तो इट इज 240 वाट, ठीक है, 240 वाट का ये पावर है टेंशन फोर्स के कारण। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर बाय mg, तो mg के लिए आएगा बेटा mg डॉट v, तो mg डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ mg, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू cos 180, cos 180 समझ गए क्यों लिखे। यस सर। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और mg नीचे लग रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 kg, g की वैल्यू 10, वेलोसिटी 4, cos 180 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 200 वाट। तो ये है माइनस 200 वाट, और ये कितना है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू प्लस 240 वाट। तो अगर मैं यहाँ पे एक और पार्ट ले लूं क्वेश्चन का, यहाँ पे नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे यहाँ पे, नेट फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो नेट फोर्स किसके बराबर लग रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू आएगा आपका मास इनटू एक्सीलरेशन डॉट v, है ना। तो एक्सीलरेशन भी ऊपर है नेट फोर्स के लिए, तो फार्मूला बन जाएगा आपका m a का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0, तो मास इज 5 kg, एक्सीलरेशन इज 2, वेलोसिटी इज 4, cos 0 1, तो ओवरऑल कितना हो गया ये
प्लस 40 वाट। तो दिस इज द पावर जनरेटेड बाय नेट फोर्स, दिस इज द पावर जनरेटेड बाय mg, दिस इज द पावर जनरेटेड बाय टेंशन फोर्स। तो पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नेगेटिव वर्क हो रहा है, समझ गए। और दिस इज द पावर जनरेटेड बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन, ध्यान रखना है ना। तो वैसे भी दोनों से देख सकते हैं आप, इसने कितना पावर जनरेट किया प्लस 240, इसने कितना किया माइनस 200, तो दोनों को सम कर दोगे तो कितना बचेगा प्लस 40 बचेगा। तो यहाँ पे नेट पावर जनरेटेड इज इक्वल्स टू प्लस 40 वाट एंड पावर जनरेटेड बाय टेंशन फोर्स इज प्लस 240 वाट एंड पावर जनरेटेड बाय mg इज माइनस 200 वाट, समझ गए। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? एक मिनट सर। यस सर। हाँ देख लो, कैलकुलेशन देख लो सर हाँ इसमें अभी टोटल पावर बताना है तो सबको ऐड कर देंगे ना। हाँ वही तो है, नेट के लिए क्या हो गया, मतलब जैसे थर्ड वाले में अपन ने निकाला कि नेट पावर जनरेटेड, तो वही तो है, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, पहला और दूसरा इंडिविजुअल है, दो फोर्स थे, तीसरा वाला तो खुद ही नेट है ना, समझ अच्छा गया। समझ गया सर, समझ। हाँ समझ गया, तीसरा वाला तो खुद ही नेट है। क्लियर हो गया अभी? सर वो सेकंड वाला इक्वेशन बता दो एक बार। कौन सी वाली? सर वो P बाय mg वाली। अरे तो देख फोर्स कौन सा हो गया mg डॉट v, और फिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा दी आपने, a डॉट b इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, a डॉट b इक्वल्स टू क्या लेते हो, a b cos थीटा लेते हो ना, a डॉट b। समझ गया सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज पे, आगे जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? Done, sir. Now this is page number 5। अब अगला क्वेश्चन ये है इस पे, फाइंड एवरेज पावर फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड एंड दूसरा आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर एट t equals to 4 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो जो सिचुएशन दी हुई है वो इस तरह से दी है कि यहाँ पे एक हमने बॉक्स लिया ये इस तरह से, ठीक है, और ये है अभी t इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ तक आता है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, दिस इज t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हियर s इक्वल्स टू 16 मीटर और इस पे एक अप्लाइड फोर्स लग रहा सामने की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का है, फिर आपका आ गया mg, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और इसमें एक एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है, दिस इज द एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज 5 kg, यहाँ पे मास मैंने लिख लिया कितना केजी का, 5 kg का, g की वैल्यू आप 10 ले लो एंड g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डेटा आपका गिवन हो गया।
तो पहले तो आपको एवरेज निकालना है, 0 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज पावर कितना, अप्लाइड फोर्स कितना जनरेट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट कर रहा है, नॉर्मल कितना कर रहा है, mg कितना कर रहा है, फिर नेट आप निकाल लो, और 4 सेकंड में इंस्टेंटेनियस पावर कितना है इनका सभी का अलग अलग, है ना, ये कैलकुलेट करना। तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है अब यहाँ पे, बट सबसे पहले आपको अप्लाइड फोर्स निकालना, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू गिवन होती तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेते। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको अप्लाइड फोर्स निकालना पड़ेगा। सो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या जाएगा बेटा इक्वेशन, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन इज 5, मास इज 5 into 2, कितना हो गया 10, बराबर है। सो व्हाट इज अप्लाइड फोर्स हियर, अप्लाइड फोर्स इज 1 मिनट, इसको 10 kg कर देते हैं अपन, ठीक है 10 kg। सो इट इज 10 into 20, तो ओवरऑल कितना हो गया 25 न्यूटन। समझ गए ना, अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का निकल गया, 25 न्यूटन का। अब कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा एवरेज के कैलकुलेशन के लिए, मतलब फर्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन के लिए आपको, जो फर्स्ट पार्ट है उसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, तभी पावर कैलकुलेट होगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स के लिए वर्क डन सीधे सीधे बता सकते हो कितना आएगा, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या जाएगा फार्मूला, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। तो सॉल्व करने पे 25 into 16 into 1 एंड द आंसर इज कितना आ गया, प्लस 400 जूल। समझ गए। फिर दूसरा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट Yes, मतलब कितना आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस हाँ माइनस में है ना, तो पूरा मैं पंचायत नहीं लिखूं, सीधे सीधे लिख देता हूँ। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज माइनस 5 into 16 माइनस 80 जूल। एंड तीसरा यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल एंड mg दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज mg इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जब कोई फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके लिए वर्क डन 0 होता है। हाँ ठीक है, नॉर्मल और mg के लिए वर्क डन कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो अब आप पावर का कैलकुलेशन कर दो यहाँ पे, देयरफॉर एवरेज पावर बाय अप्लाइड फोर्स, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अपॉन टाइम। तो इसके वर्क डन कितना, ससुराल में इतना प्यार। तो भाई तेजस पराते अरे कौन है सर, तेजस पराते कौन है ये, तेजस पराते हटा लो, इसको डिस्टर्ब हो रहा है। सर किसकी विदाई है, सर शादी हो रही है आपके घर पर, सर पता नहीं इतना सैड सॉन्ग बजा रहा है। सर ऐसा बड़ा अच्छा सॉन्ग बजाओ यार, के क्लास में होता है सर ऐसा। ठीक है देखो अभी, हाँ कार्टून कौन था सर, अरे वो तेजस पराते हैं, पता नहीं। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू प्लस 100 वाट, प्लस 100 वाट आ गया। पावर जनरेटेड बाय अप्लाइड फोर्स, एवरेज पावर जनरेटेड बाय अप्लाइड फोर्स इज प्लस 100 वाट एंड नाउ एवरेज पावर जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना पावर जनरेट कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन
दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -80/4, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये -20। -20 वाट। तो इसने जनरेट किया -20 वाट। और नेट पावर अगर आप देखोगे, नेट एवरेज पावर, तो नेट एवरेज पावर मतलब नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कितना मिलेगा आपको, नेट वर्क डन हो जाएगा 400 एंड -80, है ना। तो नेट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन दैट इज 400 -80/4, तो ये कितना बचेगा 320/4, सो +80 वाट इज द नेट पावर जनरेटेड बाय ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे mg और नॉर्मल रिएक्शन का पावर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो वर्क कर नहीं रहे तो उनके लिए पावर आएगा नहीं। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं सर? 1 मिनट। हाँ, कैलकुलेशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कैलकुलेशन देख के स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो सर। हाँ बोल रहे। सर आपने मेरे को ही बाहर निकाल दिया, किसको? मैं गाने नहीं बजा रहा था। अरे वो गलती से हो गया वो, ठीक है। अभी समझ गए, इतना कैलकुलेशन समझ गए? हाँ सर। तो एवरेज पावर जनरेटेड बाय अप्लाइड फोर्स इज 100 वाट, एवरेज पावर जनरेटेड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज -20 वाट। सर आपने नीचे क्या लिखा है? वो नेट वर्क डन अपॉन टाइम है ना, नेट वर्क डन अपॉन टाइम। वो टाइम नहीं देख पा रहा, रुक जा। नेट वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, दिख रहा अभी? यस सर। नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन हो गया 400 -80 + 320 जूल ना। तो नेट पावर, नेट एवरेज पावर जनरेटेड इज +80 वाट बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो आप ऐसा बोलोगे। क्लियर हो गया इतना? हेलो, अरे समझ गए? यस सर, हो गया। हाँ, अब अपने को क्या निकालना है, 4 सेकंड में इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। तो 4 सेकंड में आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी निकालोगे तब इंस्टेंटेनियस पावर बनेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या चाहिए आपको, F.V चाहिए ना। तो स्क्रीनशॉट हो गया लेकर, ये स्क्रीनशॉट हो गया लेकर? डन सर। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर 4 सेकंड में, इंस्टेंटेनियस पावर 4 सेकंड में निकालने के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तब ये इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आएगा, ठीक है। सपोज दिस इज पेज नंबर 6। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, 0 प्लस a इज 2 एंड इट इज 4, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। तो अब अप्लाइड फोर्स क्योंकि सामने की तरफ लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन लग रहा पीछे की तरफ, mg लग रहा है नीचे, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब अब इंस्टेंटेनियस पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब होता है बेटा F.V, मतलब FV cos थीटा, है ना। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर बाय अप्लाइड फोर्स, तो ये क्या आएगा फार्मूला, F applied डॉट V, मतलब F applied इंटू V इंटू cos 0, क्योंकि एंगल 0 डिग्री का है। ये कितने न्यूटन का है, 25 न्यूटन का निकाल लिए थे ना हमने, कैलकुलेशन किए थे ना। 25 इंटू वेलोसिटी 8 और cos 0 की वैल्यू आ गई 1, ये कितना आ गया +200 वाट। समझ गए? अरे +200 वाट आ गया, जबकि एवरेज कितना आया था, 100 आया था। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस 4 सेकंड में +200 है, 3 सेकंड में कुछ और आएगा, 2 सेकंड में कुछ और रहेगा। इंस्टेंटेनियस पावर बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो F ऑफ K डॉट V, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा F ऑफ K V इंटू cos 180। cos 180 समझ गए क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, cos 180। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज 5 न्यूटन इंटू
वेलोसिटी कितनी आई यहाँ पे 8 और cos 180 -1, तो इट इज -40 वाट, जबकि एवरेज पावर जनरेटेड बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था, -20 वाट था, बट इंस्टेंटेनियस 4 सेकंड में कितना आया, 40 वाट आया। ठीक है, 3 सेकंड में कुछ और आएगा, 2 सेकंड में कुछ और रहेगा, है ना, 1 सेकंड में कुछ और रहेगा। तो इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना है वो निकालना है, एवरेज मतलब ओवरऑल निकालना पड़ता है। ठीक है, एंड फिर तीसरा जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर बाय नॉर्मल एंड mg, ये कितना रहेगा, 0, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है इसलिए। और अगर नेट इंस्टेंटेनियस निकालना, नेट फोर्स बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर आएगा, F नेट डॉट v, और नेट फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन डॉट v। तो मास कितना है यहाँ पे 10 kg, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कंटिन्यूअसली लग रहा है, और वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 8 है, तो ये कितना आ गया +160 वाट। तो नेट पावर कितना है, +160 वाट है। नेट यहां से देख लो, ये +200 एंड -40 कितना बचेगा, +160 बचेगा। तो नेट पावर जनरेटेड, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर जनरेटेड, इज इक्वल्स टू +160 वाट। समझ गए, समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। 3-4 मिनट का एक और टॉपिक बचा, तुमने बहुत देर तक बकर कर लिए थे तो वो छूट गया, तो उसको बता दूं मैं। एफिशिएंसी, हाँ जल्दी बताते, एफिशिएंसी फटाफट। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, एफिशिएंसी। ठीक है, एक नया टर्म यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल नीटा। ये एन नहीं है, हाँ नीटा है, अल्फा बीटा वाला नीटा है, नीटा। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट वर्क या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क या फिर एनर्जी। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख दो, नीटा इज आल्सो डिफाइंड एज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। मतलब आप आउटपुट कितना मिल रहा है और इनपुट कितना दिए, इसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। समझ गए ना, इसको आप एफिशिएंसी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको एक एग्जांपल से मैं बता दूं, कैलकुलेशन वाला एग्जांपल नहीं, सिंपल से एग्जांपल है। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिक मोटर है या फैन है, कोई भी ऐसे अप्लायंसेस है, उस पे लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रिकल मोटर हैव efficiency of 90% for mechanical energy और पावर। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए या मैकेनिकल पावर में कन्वर्जन के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर की एफिशिएंसी 90% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोटर है, ये इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी इज 90/100 ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये 90% मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो मैकेनिकल पावर है इसका, that mechanical power is 90/100 of electrical power। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका 90% ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसका मतलब होता है। तो जो डेटा एफिशिएंसी को लेके दिए रहते हैं वो उनको आपको इस तरह से यूज करना है। समझ गए कॉन्सेप्ट?
एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क या एनर्जी। ठीक है, अरे समझ गए, समझ गए कि नहीं? सर रेशियो है ना, मतलब ये बस। हाँ, ये रेशियो बस है। और आप घर में बहुत सुनते हो ना इसको, तुम्हारे मम्मी पापा के मुंह से, खाता पीता कुछ करता नहीं है, खाते पीते बस रहता, सोया रहता है। सुनता है कि नहीं ऐसे? सर रोज सर, अभी भी सुन के गए सर, सुना के गए। अभी भी सुना के गए। तो यही है वो एफिशिएंसी का मतलब, समझ गए? तो खाना खाता पीता बस है और सोते रहता है, मतलब कि इनपुट में ज्यादा ले रहे हो, आउटपुट कुछ दे नहीं रहे हो। तो यही मतलब होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, समझ गए? बाय सर। ओके, बाय।